हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज के ये वाले वीडियो में वी हैव टू कवर अ लॉट ऑफ कंपनीज मोस्टली इन द फाइनेंशियल स्पेस। ठीक है, तो आई थिंक आई बी कवरिंग 6 7 8 नेम्स। देखते हैं कितना होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे MCX का, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल स्पेस में है लेकिन ये नॉन लेंडिंग साइड की है। ठीक है, इनका बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है। इनका एक प्लेटफॉर्म है जहां पे यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स आते हैं कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे कमोडिटी का मतलब क्या है, अब सोचिए जैसे BSE NSE का जो प्लेटफॉर्म है वहां पे स्टॉक्स का ट्रेडिंग होता है, करेक्ट। कोई खरीदता है तो कोई बेचता है। यहाँ पे क्या है, आपका कमोडिटी ट्रेडिंग होता है यहाँ पे। और अगर आप कमोडिटी ट्रेडिंग बता दो तो यहाँ पे बहुत सारे सब कैटेगरीज है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कमोडिटीज कैन बी एनर्जी, इट कैन बी गोल्ड, इट कैन बी एग्री कमोडिटीज। और एग्री में भी आज आप देखोगे बहुत सारे सब कैटेगरी का कमोडिटीज होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या बोलने का कोशिश कर रहे हो कि हमारे देश में जो भी जितना भी कमोडिटी ट्रेडिंग का मार्केट का ग्रोथ आएगा वो पूरा MCX ले लेगा। कैसे? बिकॉज आज अगर आप देखोगे कमोडिटी ट्रेडिंग में आई थिंक MCX का मार्केट शेयर कुछ 97-98% के आसपास है। सो दैट इज लाइक इट्स लाइक अ मोनोपोली काइंड ऑफ अ बिजनेस इन द कमोडिटी स्ट्रक्चर। अब आप देखोगे कमोडिटी ट्रेडिंग होता है मोटा मोटी इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। ठीक है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यही होता है कि मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देके बात कर रहा हूं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, सोचो कि आज मैं एक टोमेटो फार्मर हूं। ठीक है, और मुझे 6 महीने बाद कोई एक फैक्ट्री को टोमेटो बेचना है जो लेट से उससे केचप बनाएगा। ठीक है, 6 महीने बाद लेट से मुझे बेचना है। लेकिन सोचो मेरा मेन टेंशन क्या होगा कि 6 महीने बाद अगर से फॉर एग्जांपल मार्केट में टोमेटो का प्राइसेस घट जाता है तो मेरे को यहां पे घाटा होगा। दूसरे साइड में जो मेरे से टोमेटो लेने वाला है 6 महीने बाद, ठीक है, ये जस्ट एक एग्जांपल की तरह मैं बता रहा हूं ताकि आप ये ऑप्शंस एंड फ्यूचर का कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लो। और दूसरे साइड में जो ये टोमेटो का वो जो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, मतलब टोमेटो लेके जो केचप मैन्युफैक्चरर है, सॉरी, उसको क्या टेंशन है कि अगर टोमेटो का भाव बढ़ गया तो उसका लॉस हो जाएगा, उसका मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए क्या होगा, आज टोमेटो का जो उगाने वाला और वो मैन्युफैक्चरर ऑफ केचप, ये दोनों मिलके कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा कि 6 महीने बाद टोमेटो का जो भी प्राइस हुआ हम लोग इस रेट में उसको डील करेंगे। गॉट इट? तो यही बनता है आपका ये पूरा जो ये फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब फ्यूचर एंड ऑप्शन में डिफरेंस क्या है, फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होता ही है लेकिन ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑप्शन का बायर है उसके पास या फिर सेलर है उसके पास एक ऑप्शन होता है टू टेक द डील और टू नॉट टेक द डील एट दैट वन पर्टिकुलर टाइम। सोचो कि उस टाइम पे जाके अगर लेट से फॉर एग्जांपल अगर लेट से टोमेटो का भाव बाजार में लेट से ऊपर जा रहा है, गॉट इट, सिंपल एंगल से सोचो, लेट से उस दिन को आप लेट से टोमेटो फार्मर हो, ठीक है, आप लेट से ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट में आप बोल के रखे हो कि आप 100 रुपए में ही माल बेचोगे। गॉट इट? टोमेटो आपके पास है लेकिन उस दिन अगर आप देखते हो कि लाइक टोमेटो का बाजार का भाव लेट से 105 रुपए है तो क्या आप उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे? नहीं करोगे, राइट? आप उस कॉन्ट्रैक्ट को काट के आप बाजार में जाके 105 रुपए में बेचोगे। गॉट इट? तो यही है डिफरेंट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का। तो सोचो इतने सारे, मैं तो टोमेटो बोला, राइट? टोमेटो इज एन एग्री कमोडिटी। तो ऐसे कितने सारे एग्री कमोडिटीज है जिनका ट्रेडिंग होता है इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ऑन दी MCX का प्लेटफॉर्म। दूसरा साइड में जैसे मैंने बोला एनर्जी, फिर आपका गोल्ड, इन सब पे भी होता है। ठीक है, तो बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है। कंपनी में बहुत तगड़े रेट से ग्रोथ हो रहा है। मतलब अगर मैं इनका सेल्स का नंबर बताऊं, ठीक है, सो ऑन अ YOY बेसिस इन Q1 ओवर Q1 सेल्स ग्रू ऑलमोस्ट 55% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखोगे तो सेल्स ग्रू 30% के आसपास। इसका एक मेन रीजन है, सो पिछले साल देखिए हमारे कंट्री में कमोडिटी एक्सचेंज को, मतलब MCX को यह बात समझ में आ गया था कि कमोडिटीज ट्रेडिंग में एक बड़ा सा, बिकॉज हमारे देश में कितने कमोडिटीज अभी भी है जो अभी ट्रेडेड भी नहीं होता है। ठीक है, तो MCX को पता है कि हमारे देश में कमोडिटी ट्रेडिंग का इमेंस एक फ्यूचर है। ठीक है, तो उनको अपने प्लेटफॉर्म को तो ठीक करना पड़ेगा, राइट? मतलब ठीक करना पड़ता है सो दैट दे कैन हैंडल इन मोर वॉल्यूम्स, दे कैन डू द ट्रेडिंग का जो टाइमिंग्स है वो बढ़ा सकता है ना? तो इसलिए पिछले साल उन्होंने TCS को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था और TCS ने उनसे पैसा, ऑफ कोर्स, तो इसलिए क्या आप देखे होंगे पिछले साल इनका एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गया था, IT रिलेटेड कॉस्ट इनका बढ़ गया था MCX को, बिकॉज TCS को पैसा देना पड़ा और इनको पूरा प्लेटफॉर्म को रिवैम्प करना पड़ा। और अभी जब ये रिवैम्प्ड जो प्लेटफॉर्म बन गया है उसका ही बेनिफिट आप देख सकते हो यहाँ पे। बिकॉज सोचिए ना, अगर वो प्लेटफॉर्म को रिवैम्प नहीं करता, मतलब यहाँ पे आप API लगा दिया, फिर आप से फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोला कि लाइक टू हैंडल मोर वॉल्यूम्स इन रियल टाइम यू नीड टू अपग्रेड द प्लेटफॉर्म। तो पिछले साल को आप देखोगे MCX ने पूरे साल लगाया
और वहां पे उनका प्लेटफॉर्म कॉस्ट वाज वेरी हाई। सो अब देखोगे उनका प्रॉफिटेबिलिटी वाज इमेंसली हर्ट। लेकिन इस क्वार्टर में अगर आप देखोगे Q1 ओवर Q1 का अगर आप पैट देखोगे, सो यू वुड सी दैट द पैट हैज गॉन अप बाय 5x, मतलब 500 टाइम्स, मतलब 500% बढ़ गया, सॉरी 5x हुआ, या फिर 500%, 400 to 500% इंक्रीज। ये इसीलिए हुआ बिकॉज टेक्नोलॉजी कॉस्ट तो वन टाइम था, उन्होंने ले लिया, प्लेटफॉर्म को अपग्रेड कर लिया। सो नाउ इफ आई टेल यू, सेल्स का ग्रोथ तो 55% है, लेकिन पैट का ग्रोथ इज 400% प्लस या 450% प्लस, कुछ ऐसा नंबर है। ये क्यों हुआ? बिकॉज उनका टेक्नोलॉजी का खर्चा तो उन्होंने ऑलरेडी ले लिया। गॉट इट? सो ये बनता है बात। और दूसरे साइड से इफ योर सेल्स इज ग्रोइंग एट सच अ फास्ट पेस, इवन ऑन क्वार्टर बेसिस भी आप देखोगे तो इट मेक्स मोर सेंस, बिकॉज आई थिंक टेक्नोलॉजी का खर्चा Q3 FY24 तक ही था। पिछले 2 क्वार्टर से उनका सिर्फ मेंटेनेंस का कुछ खर्चा है, इधर उधर का खर्चा है। सो ना क्वार्टर बेसिस सेल्स ग्रू 30%, विच इज अमेजिंग फॉर दिस कंपनी। ठीक है, सो MCS का तो सब कुछ ठीक है। और ऑफकोर्स यहाँ पे ये लोग पैसे कैसे बनाते हैं, कोई भी अगर कॉमोडिटी में जितना ज्यादा ट्रेडिंग होगा तो उतना ज्यादा फीस प्लेटफॉर्म वाले को मिलेगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल BSE का जितना ज्यादा ट्रेडिंग होगा, FNO का जितना ज्यादा कैश में डिलीवरी होगा, स्टॉक्स का इधर उधर का, तो मतलब क्या, जितना वॉल्यूम उतना आपका कमाई। तो यहाँ पे भी हमको देखना पड़ेगा एवरेज डेली टर्नओवर का वॉल्यूम ग्रोथ कितना हो रहा है। तो यहाँ अगर मैं आपको बता दूं कि कॉमोडिटी फ्यूचर में इनका एवरेज डेली टर्नओवर रोज ऑलमोस्ट 50% ऑन क्वार्टर बेसिस। और अगर मैं इनका ये मैं सिर्फ कॉमोडिटी का बोला, और अगर मैं ऑप्शंस का बोलूं सो दैट नंबर ग्रू 30% ऑन क्वार्टर बेसिस। तो ऑप्शंस और फ्यूचर अब दोनों को अगर मिला के सोचोगे तो ऑन QOQ बेसिस द नंबर ग्रू 31%, विच इज अमेजिंग, राइट। बिकॉज आपका सेल्स ग्रोथ of 30% क्वार्टर इसीलिए आया ना, बिकॉज दिस ग्रोथ इन सेल्स विल कम ओनली बाय वॉल्यूम लेड ग्रोथ। ठीक है, यहां पे जितना वॉल्यूम आपने देखा होगा, एंजल वन का भी सेम स्टोरी है, राइट। जितना आप वॉल्यूम्स में ट्रेड करवाओगे, ADTO बढ़ेगा, एवरेज डेली टर्नओवर बढ़ेगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स का ग्रोथ आपको ट्रैक करनी है, राइट, उतना इसका सेल्स ग्रोथ में ट्रांसलेट होगा। एंड ऑफ कोर्स बिकॉज ये प्लेटफॉर्म कर लिया, राइट, मतलब अभी ये दे आर सेट फॉर ईयर्स ऑफ ग्रोथ। बिकॉज पुराने प्लेटफॉर्म में शायद पिछले साल वो कॉस्ट बचा सकता था, लेकिन उसमें क्या होता, आगे जाके प्लेटफॉर्म क्रैश कर सकता था, वॉल्यूम्स बढ़ा नहीं सकता था, नया कमोडिटी ऐड नहीं कर सकता था। सो ये जो काम हो गया, मतलब इनका केपेक्स वाला पार्ट हो गया अभी, इसलिए आप देख रहे हो कि इनको पूरा ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, राइट। सो ये हो गया बात। इनका अगर मैं थोड़ा सा और डेटा बताऊं, इनका क्लाइंट का भी ग्रोथ रेट, क्लाइंट्स जो ऐड हो रहा है इनके प्लेटफॉर्म में, आई थिंक द क्लाइंट्स ग्रू अराउंड 6.5-7% ऑन क्वार्टर बेसिस। तो एनुअलाइज करोगे तो क्लाइंट का रेट ऑफ ग्रोथ भी अराउंड 25-30% है। और इनका जैसे मैंने बताया मार्केट शेयर इज अराउंड 98%। तो मतलब यही है जो है, मतलब हमारे देश में अगर कमोडिटी एक्सचेंज में अगर आपको पैसा बनानी है, वन ऑफ द प्लेस दैट यू शुड लुक एट इज MCX। ओके, तो ये अच्छा कंपनी है। अच्छा, अब हम थोड़ा आते हैं लेंडिंग के साइड में। ठीक है, अब हम थोड़ा लेंडिंग में बैंक्स NBFCs मिक्स करके बात करेंगे। पहला जो कंपनी जो मुझे बहुत अच्छा लगता है उसका नाम है SBFC फाइनेंस। वो एक सिक्योर्ड MSME लेंडर है, ठीक है, और उनका जो टिकट साइज है, मैं SBFC फाइनेंस का बात कर रहा हूं, आप देखोगे उनका जो टिकट साइज है वो 5 लाख और 30 लाख के बीच में होता है। मतलब बहुत बड़े MSMEs को भी टारगेट नहीं करते हैं और बहुत छोटे MSMEs को भी टारगेट नहीं करता है। उनका कहना है ये 5 और 30 लाख के बीच में MSME स्पेस में सबसे तगड़ा ग्रोथ है। ठीक है, मतलब MSME स्पेस में तो ग्रोथ है ही, लेकिन जो फॉर एग्जांपल आज 1 करोड़ रुपए का 1 करोड़ का टिकट साइज का MSME लेंडिंग करते हैं, उस स्पेस में उतना ग्रोथ नहीं है जो लेट से फॉर एग्जांपल 20, 25, 30 लाख के स्पेस में है, और मैं टिकट साइज का बात कर रहा हूं। और यहां पे दूसरा चीज क्या है, इनका पूरा जो MSME का बुक है, मोस्ट पार्ट ऑफ द MSME बुक इज, मतलब इनका जो लोन बुक का बात कर रहा हूं SBFC फाइनेंस का जो लोन बुक है वो सिक्योर्ड है। और कैसे सिक्योर्ड है? MSME का मतलब क्या है, जो बंदा धंधा कर रहा है, कोई दुकान चला रहा है, कोई कैटल ट्रेडर है, दिस है वो है, ठीक है, सेमी अर्बन रूरल एरियाज में इनका प्रेजेंस ज्यादा है देन लेट से शहरों से, ऑफ कोर्स बिकॉज MSMEs है, राइट। तो लेकिन ये लोग जो घर में रहते हैं वो कोलैटरल होते हैं आपका SBFC के साथ, ठीक है। तो SBFC का बेसिकली गाइडेंस क्या था, मैनेजमेंट ने हमेशा से गाइडेंस यही दिया है दैट वी विल ग्रो द लोन बुक, अभी ध्यान से सुनो, वी विल ग्रो द लोन बुक बाय 5 to 7% एवरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर फॉर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, ठीक है। हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप
5 से 7% से ग्रो कर रहे हो, मतलब आप बता रहे हो एनुअलाइज लेवल पे आपको 25 to 30% का ग्रोथ रेट आपका लोन बुक एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मैं देखा कि जब से उन्होंने ये गाइडेंस दिया, दे आर डिलीवरिंग एंड दे आर एक्चुअली ओवर डिलीवरिंग ऑन देयर प्रोमिसेस। इवन अगर मैं इनका लोन बुक का ग्रोथ बताऊं, दैट ग्रू 35% YOY इन Q1, इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी दैट ग्रू 5%। आई टेल यू व्हाई इज अ गुड थिंग, बिकॉज फिनेंशियल्स में अगर आप लेंडिंग साइड में हो तो द सेकंड हाफ ऑफ द फिस्कल इज ऑलवेज बेटर देन द फर्स्ट हाफ, बिकॉज तब फेस्टिवल वगैरह वगैरह सब पीरियड्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट हाफ में क्या होता है, एनपीएस थोड़ा बढ़ता है, थोड़ा लीन पीरियड होता है फिनेंशियल्स का। सो Q4 के ऊपर Q1 में 5% का ग्रोथ इज एक्चुअली अ बिग डील, राइट। सो इन द सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स आई एक्सपेक्ट देम टू ग्रो एट अ फास्टर पेस इवन ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। गॉट इट, बिकॉज Q1 से Q2 बेटर है एंड ऑफ कोर्स Q3 Q4 आर बेटर देन Q1 एंड Q2, ठीक है। दूसरे साइड ये है कि ये लोग अपने एसेट क्वालिटी को एकदम कंट्रोल लेवल पे रखा, मतलब इनका अगर अब जीएनपीए का नंबर आई डोंट नो मैंने लिख के रखा है कि नहीं, हाँ, तो द जीएनपीए नंबर इज 2.6%। 2.6% जीएनपीए का मतलब क्या है, अगर आपने 100 रुपए से किसी को लोन दिए हो और लेट से वो उसमें 3 महीने लगातार ईएमआई नहीं दिया, तो पूरा 100 रुपए बनता है आपका जीएनपीए। बाय द वे, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना जो पूरा वर्कशॉप किया 18 आवर्स का, जो फिनेंशियल वर्कशॉप्स में किया 18 आवर्स लेके सारे चीजें एक्सप्लेन किया। आपने देखा होगा जो मैंने एमसीएक्स मतलब नॉन लेंडिंग, लेंडिंग स्पेस, इन सब में तो आपको एक ही काम है, पेन पेपर लेके बैठना है, 18 घंटे का वो कंटेंट देखना है और आपका वो स्किल सेट बन जाएगा। आई कैन गारंटी यू दैट, अश्योरेंस है वो मेरा, ठीक है। उसके बाद आपको किसी के पास जाके कोई भी फिनेंशियल कंपनीज का एनालिसिस के लिए भागना नहीं पड़ेगा एंड यू विल बिकम अ वेरी गुड एक्टिव इन्वेस्टर इन द फिनेंशियल स्पेस, ठीक है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप वो ले लो, सिर्फ 699 का ही है, कुछ नहीं है, राइट, टू बिल्ड अ स्किल सेट फॉर लाइफ, तो वो कर लेना। और जो आगे भी जाके आप जब मेरा वीडियोस देखोगे ना, तो इट विल मेक सो मच बेटर सेंस फॉर यू एज वेल, ठीक है। और आप खुद ही ये काम करो, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से ये काम करो, बिकॉज इंडिविजुअल कॉन्विक्शन नहीं आएगा ना, तो आप कभी अच्छा इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट भी नहीं बन पाओगे ना, आप अच्छा इन्वेस्टर बन पाओगे। सो कमिंग टू दिस, जैसे मैंने बताया AUM का ग्रोथ इज 35% फॉर SBFC YOY। इनका एसेट क्वालिटी भी एकदम स्टेबल है, 2.6% का GNPA है। लास्ट ईयर इट वाज आई थिंक अराउंड 2.5%, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, बट ज्यादा कुछ टेंशन की बात नहीं है, इनका जो टॉलरेंस लेवल में ही है। फिर उसके बाद इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है, तो इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है। सो इफ यू लुक एट देयर पैट ग्रोथ, द पैट ग्रू 68%, ठीक है, YOY इन Q1, जबकि इनका AUM ग्रू कितना, 35%। सो पैट ग्रोथ मोर देन AUM ग्रोथ का मतलब क्या है, आप स्केल अप भी कर रहे हो एंड यू हैव गुड कंट्रोल ओवर कॉस्ट एज वेल। गॉट इट। सो दैट इज व्हाई योर पैट इज ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस देन योर AUM का ग्रोथ, मतलब शेयर होल्डर के लिए और भी अच्छी है। इवन इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर का भी पैट बड़ा है। सो वेरी फ्यू फिनेंशियल्स का आप देखोगे जिनका QOQ एंड YOY पैट एंड EPS बड़ा है, वेरी फ्यू, बिकॉज मेजॉरिटी फिनेंशियल्स का जो मैं देख रहा हूं उनका EPS डिग्रोथ किया है, राइट, या फिर आपका पैट डिग्रो किया है, एटलीस्ट ऑन अ QOQ बेसिस। लेकिन इनका अगर SBFC का देखोगे, ऑफ कोर्स यू कैन आल्सो से दे कम आउट ऑफ अ लो बेस, बट मार्केट को तो ग्रोथ रेट से फर्क पड़ता है, राइट। मार्केट डजंट केयर अबाउट द साइज ऑफ द कंपनी दैट यू हैव। ओके, सो ये हो गया। एंड दूसरे साइड से दे हैव मोर, आई मीन इनका प्रोडक्ट मिक्स भी अच्छा हो रहा है, बिकॉज इनका स्प्रेड या निम सब देखोगे ये बढ़ते जा रहा है। स्प्रेड मतलब है यील्ड ऑन एडवांसेस माइनस द कॉस्ट ऑन योर बोरोइंग्स, राइट। सो इनका स्प्रेड बढ़ते जा रहा है, स्प्रेड इंक्रीमेंट, आई थिंक इनका स्प्रेड अभी 8% के ऊपर है, लास्ट ईयर इट वाज आई थिंक 7%। और उसके साथ साथ तो अगर आपका ऑपरेटिंग लेवरेज इसलिए मिल रहा है, राइट, इसीलिए तो स्प्रेड बढ़ रहा है। PAT is growing at a faster pace than AUM, and AUM is growing at 35%, which is great in itself. So, and of course, कंपनी का कलेक्शन एफिशिएंसीज भी बहुत ही स्टेबल है। और कलेक्शन एफिशिएंसी अगर किसी का घट रहा है, मतलब कि आगे जाके बैड लोन्स का प्रोबेबिलिटी और ज्यादा है ना। तो ये भी आपको चेक करना है, कलेक्शन एफिशिएंसीज, DPD बकेट्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो ये हो गया SBFC फाइनेंस। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा बुरे न्यूज की, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिनका रिजल्ट मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा, ठीक है। पहला पॉइंट तो यह है कि इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक का इफ यू लुक एट द बिजनेस मॉडल, मतलब थोड़ा बिजनेस मॉडल जान लेते हैं। इनका बहुत सारे डिविजन्स है। इनका एक है आपका MSME लेंडिंग वाला स्पेस है, फिर उसके बाद आप देखोगे इनका माइक्रो फाइनेंस का स्पेस है, फिर उसके बाद इनका अफोर्डेबल हाउसिंग का एक स्पेस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है इक्विटास का, पहला तो है कि इनका लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ इज कमिंग डाउन। कोई भी फिनेंशियल का अगर लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ इज कमिंग डाउन, दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स उनका एग्जिस्टिंग घर में कुछ ना कुछ थोड़ा इश्यूज दिख रहा है, ठीक है। आपने देखा होगा कोई भी फिनेंशियल्स, अगर आप SBI कार्ड्स भी देखोगे, जब से उनका क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने लग गया है, आप देखोगे उनका लोन बुक का ग्रोथ रेट भी घटने लग गया। यू कैनॉट कीप ग्रोइंग द लोन बुक एट अ वेरी फास्ट
फास्ट पेस विद पुअर एसेट क्वालिटी बियॉन्ड अ पॉइंट। कर नहीं पाओगे, ये कॉमन सेंस है ना, बिकॉज फिर आपको तो कलेक्शंस पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, डिसबर्समेंट नहीं होगा उतना। तो वो मुझे इक्विटस में दिख रहा है। उज्जीवन में भी वही सेम सीन दिखा, राइट। लोन बुक का रेट ऑफ ग्रोथ घट रहा है बिकॉज उज्जीवन का भी एसेट क्वालिटी खराब हो रहा है, ठीक है। तो इक्विटस उज्जीवन दोनों में ये चीज मुझे ये ट्रेंड दिख रहा है। और इसके बारे में मैं तो पहले भी बताया कि माइक्रो फाइनेंस का हनीमून पीरियड हो गया है। तो जैसे इक्विटस का भी वही है, जैसे ये लोग अभी क्या कर रहे हैं, द नॉन माइक्रो फाइनेंस बुक को ज्यादा रेट से ग्रो करने का कोशिश कर रहा है देन द माइक्रो फाइनेंस बुक। ये हो गया। दूसरा चीज इक्विटस का क्या एक और प्रॉब्लम जो जिसमें से वो जूझ ही रहा था पिछले 2 साल से। आप अगर मेरे वर्कशॉप में रहे तो मैंने बहुत क्लैरिटी के साथ ये समझाया कि अगर आपका बुक में मेजॉरिटी कंपोनेंट इज अ फिक्स्ड यील्ड लोन बुक, तो राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में आपका निम्स कंप्रेस्ड होगा, आरओए कंप्रेस हो जाएगा। तो इक्विटस का तो वो हो ही रहा था, और उसके साथ इस बार बेचारे का एसेट क्वालिटी भी खराब हो गया, ठीक है। थोड़ा सा एसेट क्वालिटी खराब हुआ, और ये लोग अपनी पीसीआर को 70%, प्रोविजन कवरेज को 70% को लेने के चक्कर में इन्होंने अपना पूरा आरओई का नंबर या फिर आपका प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बड़ा हिट लिया, ठीक है। तो मैं एक एक करके बात करता हूं। पहले तो है, अगर आपका स्प्रेड घटता है मतलब आपका प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ अफेक्ट होगा। तो इनका निम्स था अराउंड 9%, लेकिन जब से राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट पे क्या हुआ, ये लोग अपने राइजिंग रेट को कस्टमर तक लेके नहीं जा पाया, बिकॉज इनके 80-85% ऑफ द बुक इज फिक्स्ड। एज अ रिजल्ट इनका निम 9.5% से गिर के आई थिंक अभी 7.9% में आ गया, एंड द नंबर हैज बीन डिक्रीजिंग। ये हो गया पहला वाला पॉइंट, विच अफेक्ट्स आरओए, आरओई, पैट, एवरीथिंग, करेक्ट। दूसरा चीज क्या है, दूसरा यही है कि लाइक इनका जो एसेट क्वालिटी है, एसेट क्वालिटी भी थोड़ा खराब हुआ है, और इनका स्लिपेज रेशियो भी बढ़ गया है। उसके लिए भी ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ा, दैट इज अनदर हिट ऑन द इनकम स्टेटमेंट। मतलब मैं प्रॉफिटेबिलिटी का बात कर रहा हूं। और तीसरा चीज इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोविजन ज्यादा किया, बिकॉज ऑफ कोर्स आपको पता है ना कि इफ यू आर अ स्मॉल फाइनेंस बैंक यू नीड टू हैव अ प्रोविजन कवरेज रेशियो ऑफ नॉर्थ ऑफ 70%। अब इक्विटस ये कर रहा है, पिछले दो साल पहले 40% था, बड़ा के आई थिंक इट वाज 50% लास्ट ईयर, 55, और अभी इसको 70% किया, राइट। बिकॉज प्रोविजन कवरेज रेशियो का मतलब है प्रोविजंस टू ग्रॉस एनपीए, गॉट इट। मतलब क्या है, जितना मैं ज्यादा प्रोवाइड करूंगा टू माय बैड लोन्स उतना मेरा बैलेंस शीट अच्छा है। लेकिन बैलेंस शीट स्ट्रेंथन करने के चक्कर में इन्होंने क्या किया, ये चीज पे भी एक इनकम स्टेटमेंट पे हर्ट हुआ। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच मैं अगर इनका नंबर आपको बताऊं, द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फेल ऑलमोस्ट 90% ऑन अ क्यूओक्यू एंड अ वाईओवाई बेसिस। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच इनका जो आरओई का नंबर जो 13, 14, 15% के रेंज में हुआ करता था, वो अभी घट के कुछ 2% के नीचे आ गया, राइट, विच इज नॉट गुड फॉर शेयर होल्डर्स ना, बट फॉर द टाइम बिंग, बिकॉज ये जो पीसीआर वाला करने के लिए उनको कभी ना कभी हिट लेना ही पड़ता, विच इज ओके, राइट। बट व्हाट आई डिड नॉट लाइक अबाउट द बैंक वाज के लाइक एक तो उनका नेट इंटरेस्ट इनकम का भी उतना ग्रोथ नहीं आ रहा है, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द फिक्स्ड लोन बुक एज वेल। वॉल्यूम्स में ग्रो हो रहा है, स्केल अप तो कर रहा है, लेकिन द एनआईआई ग्रोथ, अगर मैं आपको नेट इंटरेस्ट इनकम का ग्रोथ, पता नहीं वो नंबर शायद मैं यहां पे नहीं लिखा, बट आप 10-11% के आसपास ही पकड़ लो, ठीक है। दूसरे साइड जैसे मैंने बोला, यहां पे माइक्रो फाइनेंस में भी थोड़ा बहुत प्रेशर है, सो द नॉन एमएफआई बुक को वो ज्यादा रेट से ग्रो कर रहे हैं। लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ भी घट गया, एंड ऑफ कोर्स प्रॉफिटेबिलिटी में तो इमेंस हिट हुआ। इसी वजह से द आरओई नंबर फेल फ्रॉम 13% टू लेस देन 2%, ठीक है। लेकिन ये जो पीसीआर को 70 कर लिया, हर बार 70 से तो अभी और तो ज्यादा प्रोविजन नहीं करना पड़ेगा। आगे का अगर प्रोवाइड करता है तो प्रोवाइड करेगा फॉर इंक्रीमेंटल बैड लोन्स, राइट, या फिर मैनेजमेंट को अगर दिखता है कि आगे जाके प्रॉब्लम आएगा तो तब प्रोवाइड करेगा, राइट। लेकिन इन्होंने इसी क्वार्टर में पूरा हिट ले लिया, ठीक है। सो ये हो गया बात। इक्विटस का अगर अच्छा बात बोलूं तो इनका डिपॉजिट बुक का जो ग्रोथ है वो 35% से ग्रो किया, ठीक है। लेकिन यहां पे जो डिपॉजिट है वहां भी कासा में उतना ग्रोथ नहीं है जितना आपका टर्म डिपॉजिट में ग्रोथ है, और टर्म डिपॉजिट कम्स एट अ हायर कॉस्ट, और जितना हाई कॉस्ट में आता है आपका कॉस्ट ऑफ बोर्डिंग बढ़ता है। लेकिन आपका तो बुक यहाँ पे फिक्स्ड है, मतलब आपका फिक्स्ड बुक लेंडिंग है, मतलब फिक्स्ड लेंडिंग बुक है, गॉट इट। तो इसलिए क्या हुआ, निम्स का कंप्रेशन। सो आई होप यू कैन कनेक्ट ऑल द डॉट्स हियर कि कैसे निम्स, आरओए, आरओई, प्रॉफिटेबिलिटी। इसलिए मैं बता रहा हूं ना, वो एक वर्कशॉप अगर आप देख लोगे ना, आपको ये कोई भी फिनेंशियल्स लेंडिंग या नॉन लेंडिंग साइड में एनालिसिस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स इन ग्रेट डिटेल, टेकिंग प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक बैंक की। आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड टर्न अराउंड, लेकिन वो सही में बहुत अच्छा रिजल्ट किया आफ्टर ईयर्स ऑफ अंडर परफॉर्मिंग, ठीक है। अंडर परफॉर्म मतलब बहुत घटिया रिजल्ट के बाद, वो है बंधन बैंक, ठीक है। सो बंधन बैंक का प्रॉब्लम क्या था, बंधन बैंक का प्रॉब्लम था कोविड के बाद से उनका आसाम का फ्लड हुआ, आसाम का फ्लड और कोविड के बाद से इनके एसेट क्वालिटी तगड़ा से तगड़ा रेट में खराब होने लग गया, और वो क्या करने लग गया, कभी कभार बैड लोन्स को पैकेज करके एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेचता था, या फिर वो टेक्निकल राइट ऑफ कर लेता था। टेक्निकल राइट ऑफ का मतलब
ये है, देखो राइट ऑफ का मतलब ये है कि मैंने बैलेंस शीट से पूरा उसको निकाल दिया और मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है कि वो पैसा को मैं रिकवरी कर पाऊंगा। टेक्निकल राइट ऑफ का मतलब है कि मैंने वो बैलेंस शीट से वो बैड लोन्स को पूरा ही हटा दिया, लेकिन मैं रिकवरी का काम चालू है मेरा। तो वही है द डिफरेंस बिटवीन राइट ऑफ एंड टेक्निकल राइट ऑफ, ठीक है। बंधन बैंक अगर आप देखोगे, बैड लोन्स इंक्रीज्ड इन सच अ वे दैट उनका ग्रॉस एनपीए नंबर वेंट अप टू 7.5%। लास्ट ईयर का दिस क्वार्टर में इट वाज 7.6%। लेकिन अभी देखोगे फिर उसके बाद उनका सीईओ जो मिस्टर फाउंडर जो है मिस्टर चंद्रशेखर घोष, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। अभी जो नया सीईओ आया है वो आने के बाद, ठीक है, अब देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नया सीईओ आने के बाद खेल बदल गया, मैं एक ही चीज बता रहा हूं कि इनका जो Q1 का नंबर है इसमें कुछ कंप्लेन लायक है नहीं। पहला पॉइंट ये है कि बंधन बैंक का बिजनेस का ग्रोथ का मोमेंटम वापस आया, और ग्रोथ का मोमेंटम जब वापस आता है मतलब एसेट क्वालिटी कंट्रोल में आ रहा है ना। जैसे मैं बार बार बोलता हूं आपको प्रैक्टिकली सोचना है, बिकॉज सी आप एक अगर फाइनेंशियल हो, आप कैसे ज्यादा रेट से डिसबर्स करोगे, आपका नेट इंटरेस्ट इनकम का ग्रोथ का रेट कैसे बढ़ेगा, है ना। जब आपका एग्जिस्टिंग एसेट क्वालिटी थोड़ा थोड़ा करके बेटर होगा, रिकवरी ज्यादा आएगा, कलेक्शन ज्यादा होगा, है ना, तभी तो आप जाके अपने जो फंड्स है उसको आप लेंड कर पाओगे, वरना तो उसी को लेकर आपको प्रोविजन करना पड़ेगा। गॉट इट। तो बंधन बैंक का जो अच्छी बात ये है कि दो चीज एक साथ हुआ, एक तो उनका नेट इंटरेस्ट इनकम जो है NII, ठीक है, दैट ग्रू 21%, और दूसरे साइड में इनका एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुआ। नाउ इनका एसेट क्वालिटी इंप्रूव इसीलिए नहीं हुआ बिकॉज वो बैड लोन्स को पैकेज करके किसी को बेचा, जो जिस तरह से लास्ट फिस्कल में कर रहा था। इस बार इनका जो एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुआ वो प्रॉपर तरीके से हुआ, मतलब कलेक्शन, मतलब यहां पे स्लिपेजेस कम हुआ। सो हाउ डू यू कैलकुलेट? पुराना GNPA के साथ आपको क्या देखना पड़ेगा, इस क्वार्टर में कितना नया GNPA बना, जिसको हम बोलते हैं स्लिपेजेस, तो उससे GNPA बढ़ता है, बैड लोन्स बढ़ता है, और फिर हम देखेंगे कि रिकवरी और कलेक्शन किस रेट से हो रहा है, अपग्रेड्स एक्चुअली रिकवरी एंड अपग्रेड्स किस रेट से हो रहा है। तो इस क्वार्टर में अगर आप देखोगे, थिंक द GNPA नंबर इंप्रूव्ड वेरी वेल। आई थिंक नाउ इट्स अराउंड 4.5%, लास्ट ईयर इट वाज द नंबर वाज अराउंड 7.5%। ये हुआ बिकॉज स्लिपेज रेशियो इज डाउन, मतलब इंक्रीमेंटल NPAs आर आल्सो लोअर देन व्हाट द नंबर वाज इन द पास्ट फ्यू क्वार्टर्स, ठीक है। और दूसरे साइड जैसे मैंने बताया, कोई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को पैकेज करके बैड लोन्स देके अपना GNPA को बेटर नहीं किया। सो एंड दूसरे साइड मतलब अगर आप ये कर रहे हो, हाउ डू आई नो कि तुम्हारा जो एसेट क्वालिटी अच्छा दिखा रहे हो वो कैसे? जब तुम अपना बिजनेस का मोमेंटम, लोन बुक का ग्रोथ का मोमेंटम और अपने प्रॉफिटेबिलिटी का मोमेंटम को लेके आओगे, है ना। बिकॉज दोनों एक साथ सोचना है आपको दिमाग में, वन आउट ऑफ द अदर इज जस्ट लाइक मतलब अ मैन विथ हैंड्स एंड नो लेग्स, ठीक है। सो यहां पे क्या है, नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रू 21%। इनका जो लोन बुक का जो पेस ऑफ ग्रोथ है, मतलब बंधन बैंक का जो पहले 2021 होता था, फिर घट के 13, 14, 15% हो गया था लोन बुक का ग्रोथ, बिकॉज ऑफ कोर्स बैड लोन्स बढ़ गया था। वो लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ भी अभी बढ़ने लग गया। मतलब यहां पे आई कैन टेल यू, इनका अगर मैं लोन बुक का नंबर पता नहीं लिखा है कि नहीं, हाँ, द एडवांसेस ग्रू 22% ऑन अ YOY बेसिस, राइट। सो दैट मीन्स व्हाट, लोन बुक का रेट बढ़ता है, आपका निम्स यहाँ पे स्टेबल रहता है, और उसके साथ नेट इंटरेस्ट इनकम का ग्रोथ आता है, मतलब बिजनेस मोमेंटम आ गया। इनका ROE का नंबर भी देखोगे, नाउ हैज गॉन बैक अप टू 17-18%। ये पिछले 2-3 क्वार्टर पहले मतलब जितना बैड लोन्स दिखा रहा था, एक क्वार्टर में तो इनका ROE घट के कुछ 1% के नीचे आ गया था, ठीक है, लेकिन नाउ दे आर बैक इन अ वे के लिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, राइट, अगर आप एक इन्वेस्टर हो, राइट, नेवर मेक अ जजमेंट, कोई परमानेंट जजमेंट नहीं बनाने का, इसलिए तो ट्रैक करनी है। बुरा चीज भी अच्छा हो सकता है, अच्छा चीज भी बुरा हो सकता है, ठीक है। इसलिए जो लोग ये परमानेंट जजमेंट करके बैठे रहते हैं ना, इसीलिए वो HDFC बैंक 4 साल से पैसा नहीं बना रहा है और वो जस्टिफिकेशन दिए जा रहे हैं। गॉट इट। सो इफ यू एनालाइज बिजनेसेस, आप देखोगे ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल्स है जो खराब से अच्छे हो रहा है और उसका प्राइस टू बुक का रीरेटिंग होगा, और जो बहुत अच्छे फाइनेंशियल्स पहले था, जिनका लेट से आज आप देखोगे कि लाइक उतना सिचुएशन अच्छा नहीं है जितना पहले का हुआ करता था, जिनका लेट से जैसे इक्विटस का डायरेक्शन और बंधन का डायरेक्शन पे पैसा बनता है। गॉट इट। नॉट इक्विटस कहां था पहले और बंधन कहां था, मार्केट को सिर्फ फर्क पड़ता है आगे बताओ क्या होगा, ठीक है, और डायरेक्शन पे पैसा बनाओ रादर देन एक स्टैटिक ROE का नंबर। वरना क्या होता, सब एनुअल रिपोर्ट खोलते हो सब अमीर बन जाते, ऐसा होता नहीं है। इसीलिए आप देख रहे हो मैं आपको सही तरीके से सिखा रहा हूं, जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में पैसा बनाया जाए। और यहां पे मैं कोई PhD या MBA का क्लास नहीं ले रहा हूं, ठीक है, कि पुराने 10 साल का एनुअल रिपोर्ट आपको पढ़ाओ, पढ़ के क्या फायदा। अगर आपको सेंस ही
नहीं है कि कैसे ट्रैक करनी है और डायरेक्शन पे पैसा बनानी है। आरओए का डायरेक्शन देखो किस तरफ है, निम्स का डायरेक्शन देखो, आरओए का डायरेक्शन देखो, उस पे पैसा बनता है देन द स्टैटिक आरओए और द आरओई नंबर। गॉट इट। तो बंधन बैंक का तो सब कुछ ठीक ही है, इवन उनका जो क्रेडिट कॉस्ट है, राइट, क्रेडिट कॉस्ट का मतलब क्या है, प्रोविजंस बाय टोटल लोन बुक, राइट। तो जितना आपका एसेट क्वालिटी अच्छा होगा उतना आप इंक्रीमेंटली कम प्रोवाइड करोगे, तो प्रोविजन घटा तो क्रेडिट कॉस्ट घटेगा। तो बंधन बैंक का क्रेडिट कॉस्ट इज नाउ 1.6%, जो पिछले क्वार्टर में वो 6.8%। मतलब क्या, क्रेडिट कॉस्ट भी इसका इंप्रूव हो रहा है। तो एसेट क्वालिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, लोन बुक का ग्रोथ, इनका डिपॉजिट भी आई थिंक 21% से ग्रो किया। सो नथिंग टू कंप्लेन इन वन क्वार्टर। अब देखना पड़ेगा इसको सस्टेन कर पाता है कि नहीं, उसके लिए तो ऑफकोर्स मैं इसका कॉन कॉल सुनूंगा, उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा और अगले क्वार्टर्स में देखना पड़ेगा कि नया सीईओ क्या करता है, ठीक है। बिकॉज देखो मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सीईओ है, पिछले क्या क्या, वो सब कहानी रचने के लिए लोग बकवास करते हैं। आपको सिर्फ देखना पड़ेगा बिजनेस मोमेंटम किस तरफ है। अगर बिजनेस मोमेंटम है ना, तो भाई मैं भी सीईओ बन जाऊं कि कोई मतलब तुम कोई एक फार्म एनिमल को भी सीईओ बिठा दो कोई कंपनी का, उसका स्टॉक भागेगा। बिकॉज ईपीएस का ग्रोथ से मार्केट को फर्क पड़ता है, ठीक है। सो ऐसे करके देखो। अच्छा, कुछ और जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो अगला जो कंपनी है वो है कि एक एनबीएफसी कंपनी है, चोला फाइनेंस करके। चोला फाइनेंस का बुक अगेन एनबीएफसी के स्पेस में है, सेमी अर्बन रूरल कस्टमर्स को लेंड करते हैं। और चोला का मेन जो बुक है वो है कि व्हीकल फाइनेंस का बुक। और व्हीकल फाइनेंस मतलब कमर्शियल व्हीकल, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, फिर आपका बताओ, फिर आपका यूज्ड कार का सेगमेंट में ये लोग बहुत फोकस्ड है, फिर आपका कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, ट्रैक्टर है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड दिस इज मोर देन 55-60% ऑफ चोला का बुक। चोला का जो दूसरा पार्ट ऑफ द बुक है जहां पे ये लोग तगड़ा रेट से अभी फोकस कर रहे हैं, वो है उनका होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में। और चोला का मैनेजमेंट अभी आप देखोगे, क्योंकि वो साउदर्न बेस्ड है ना, वो तो मुरुगप्पा ग्रुप का है। अभी आप देखोगे वो लोग ईस्टर्न साइड में मतलब टायर 3-4 सिटीज में होम लोन एंड लैप में बहुत तगड़े रेट से स्केल अप कर रहा है। इसका कुछ रीजंस है। आप देखोगे पिछले 1-1.5 साल से कमर्शियल व्हीकल या पूरा जो कमर्शियल व्हीकल का जो स्पेस है, ठीक है, यहां पे उतना ग्रोथ नहीं आ रहा है ऑन सच अ हाई बेस। तो चोला को यह बात समझ में आ गया कि अगर हम सिर्फ व्हीकल फाइनेंस ही लेंड करें तो उनका लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ घट जाएगा। तो इसीलिए ये लोग क्या कर रहा है, होम लोन्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद चोला का मैं और भी बताता हूं, इनका प्रोफेशनल लोन से, पर्सनल लोन से, बिजनेस लोन से, यहां पे ये लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ कोर्स सबको पता है कि अगर तुम्हारा लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ घट जाता है तो वो स्टॉक हाई प्राइस टू बुक में कैसे टिकेगा, नहीं टिक सकता है ना। लेकिन चोला का यहां पे क्या है, सिंस देयर फोकस हैज शिफ्टेड अ बिट फ्रॉम द व्हीकल फाइनेंस स्पेस टू द नॉन व्हीकल स्पेस, और व्हीकल स्पेस में भी यू वुड सी चोला का बुक इज ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस देन द व्हीकल इंडस्ट्री इन इंडिया। कैसे? बिकॉज ये लोग क्या कर रहे हैं, यूज्ड व्हीकल्स, यूज्ड कमर्शियल व्हीकल, यूज्ड पैसेंजर व्हीकल में ज्यादा फोकस कर रहा है। तो यूज्ड कार व्हीकल्स में क्या होता है, या यूज्ड कमर्शियल व्हीकल में यहां पे चोला को ज्यादा यील्ड भी मिलता है। तो इनका यील्ड या हाई, इट्स अ हाई आरओई बिजनेस, गॉट इट, या इट्स अ हाई मार्जिन बिजनेस। और उसके साथ साथ यू हैव टू ट्रैक दिस बिजनेसेस वेरी वेल। मतलब यहाँ पे कलेक्शन का टीम को भी और तगड़ा रहना पड़ेगा। देन से फॉर एग्जांपल अगर कोई नया ट्रक खरीदा, गॉट इट, मतलब इट्स अ बिट ऑफ अ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड काइंड ऑफ अ बिजनेस। एंड सिंस चोला इसमें बहुत अच्छा कर रहा है इन द यूज्ड व्हीकल स्पेस, इसी वजह से यू वुड सी के लाइक चोला का जो, बिकॉज अभी भी आप देखोगे चोला का अगर मैं Q1 over Q1 का व्हीकल फाइनेंस के डिसबर्सल का ग्रोथ का बात बताऊं, दैट आई थिंक ग्रू 13 to 14%, जबकि द एंटायर व्हीकल्स फाइनेंस स्पेस इन इंडिया कुछ ग्रो ही नहीं कर रहा है, सिंगल डिजिट में ग्रो कर रहा है, एक्सेप्ट द 2 व्हीलर का स्पेस, वो छोड़ के मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो यही है। अब चोला का थोड़ा नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इनका लोन बुक ग्रू आई थिंक 36-37% के आसपास, पैड ग्रू 30% के आसपास, ठीक है। आरओई मार्जिनली डाउन है बिकॉज कॉस्ट में थोड़ा प्रेशर आया है इनका, बिकॉज ये लोग थोड़ा बहुत करके जैसे यूज स्पेस में ये लोग अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस स्पेस को मतलब उस पर्टिकुलर सेगमेंट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। फिर जैसे मैंने बताया, होम लोन एंड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी इज लाइक 20-25% ऑफ द बुक, एंड दे आर वेरी वेरी बुलिश इन दिस अफोर्डेबल हाउसिंग लोन एंड एमएसएमई लेंडिंग वाला स्पेस में। तो यहाँ पे क्या होता है ना, व्हेन यू आर ट्राइंग टू स्केल अप समथिंग एंड ईस्टर्न मार्केट में जा रहे हो तो वहां पे खर्चा ज्यादा होता है, एंड खर्चे को आपको बिगिनिंग में लेना पड़ता है। जैसे आपने देखा MCX का जो TCS ने जो प्लेटफॉर्म बना के दिया, उसका खर्चा उन्होंने FY24 में कर लिया, इसलिए जो FY25 का नंबर आया, यू गेट एन इमेंस बूस्ट इन प्रॉफिटेबिलिटी बिकॉज खर्चा आपने अपफ्रंट ले लिया, अब उसको फायदा मिल रहा है MCX को, गॉट इट। तो सेम चीज चोला का भी हो रहा है यहाँ पे। सो अब अगर मैं थोड़ा सा अगर बात करूं कि यहाँ पे तो सब कुछ ठीक ही है। यहाँ पे ऑफ कोर्स जैसे मैं बोला, होम लोन एंड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है ग्रोइंग बिटवीन 25 and 50% के आसपास, बट ऑफ कोर्स उनका पार्ट ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो इन द लोन बुक इज लोअर। व्हीकल फाइनेंस ग्रू आई थिंक बिटवीन 15 and 17% के आसपास, लेकिन ओवरऑल लोन बुक इज ग्रोइंग एट अ फास्ट पेस, ठीक है। सो ये हो गया चोला का।
आई गेस आई हैव कवर्ड एवरीथिंग एल्स। और अगर मैं इंडस्ट्री का बात करूं, बिकॉज चोला का पीपीटी पढ़ोगे तो आपको इंडस्ट्री का बहुत नॉलेज मिलेगा। अभी आप देखोगे कि कमर्शियल व्हीकल हो या टू व्हीलर हो या ट्रैक्टर हो, यहाँ पे सब सिंगल डिजिट में ग्रोथ हो रहा है, लेकिन सिर्फ सॉरी मैंने क्या टू व्हीलर बोला, नहीं वो नहीं है। सो कमर्शियल व्हीकल, फोर व्हीलर, ट्रैक्टर, इन सब में, इवन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का भी आपका सिंगल डिजिट में ग्रोथ हो रहा है, लेकिन सिर्फ टू व्हीलर स्पेस में यू वुड सी 20% का ग्रोथ। ठीक है, तो यही है चोला का इंडस्ट्री के लेवल पे, बिकॉज इंडस्ट्री का नॉलेज भी चोला आपको देता है पीपीटी में। सो इट्स अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन। आपको डेफिनेटली चोला का पीपीटी पढ़ना चाहिए। ओके, सो ये हो गया। अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं, हमारे 3 और है। चलो ठीक है, 30 मिनट्स का वीडियो हो गया। आई थिंक आई हैव आईसीआईसीआई बैंक एंड श्रीराम एंड आईडीएफसी फर्स्ट। मैं इसके साथ आई गेस आरबीएल बैंक और एक दो साउथ इंडियन बैंक को मिला के आई मेक द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, सो जैसे मैंने बताया, आप अगर मेरा वर्कशॉप ले लेते हो, इसके बाद से मेरा वीडियो देखना और खुद से पीपीटी खोलना, कॉन कॉल करना, मैंने पूरा हैंड होल्ड करके आपको सब कुछ बता दिया है। ठीक है, तो वो ले लो आराम से। और जब भी आप रजिस्टर करोगे, आपको रिकॉर्डिंग उसी दिन विद इन अ फ्यू आवर्स से मैं आपको भेज दूंगा। आपका देखोगे गूगल ड्राइव का एक फोल्डर मिलेगा। एक्चुअली उसमें 2 फोल्डर्स है, लेंडिंग और नॉन लेंडिंग। टोटल 9 वीडियोस है और टोटल ड्यूरेशन बनता है आपका 18 आवर्स। बस एक ही बार आपको बैठ के देखना है, फिर आपका स्किल सेट बन जाएगा इन द एंटायर फाइनेंशियल स्पेस फॉर लाइफ। ऑन दैट नोट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।